हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो आपके अपने यूट्यूब चैनल फलडा जीएस क्लासेस में स्वागत है। तो दोस्तों, इसी क्रम में एनसीईआरटी के प्रश्नों के क्रम में हम आगे चलेंगे। बीपीएससी की तैयारी की जो आप तैयारी प्रिपरेशन कर रहे हैं 1 to 5, 6 to 8, 10 to 12, तो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है ये प्रश्न। तो चलिए, अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो भी जरूर देख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 देखते हैं हम लोग। किसी पदार्थ का उपचयन होता है यदि उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो, ऑक्सीजन की वृद्धि हो, ऑक्सीजन का ह्रास हो, हाइड्रोजन की वृद्धि हो या हाइड्रोजन का ह्रास हो। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। किसी पदार्थ का अपचयन होने में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जब किसी जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो तो उसका उपचयन होता है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे पॉइंट, ऑक्सीजन की वृद्धि होने पर क्या होता है? उपचयन होता है। तथा किसी अभिक्रिया में जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो उसका अपचयन होता है, रिडक्शन होता है। रिडक्शन में ऑक्सीजन का ह्रास होता है और उपचयन में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। दूसरा पॉइंट देखेंगे, जब किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है तो इन अभिक्रियाओं को अपचयन, उपचयन अथवा रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, श्वसन रेस्पिरेशन निम्नलिखित में से कैसी अभिक्रिया है? तो संयोजन अभिक्रिया, दूसरा वियोजन अभिक्रिया, तीसरा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, चौथा है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी। एक्जोथर्मिक रिएक्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका उत्तर ही दिया गया है, तो सी ऑप्शन राइट होगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ यहाँ पे देखेंगे, उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उन्हें ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे इसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, तो इसे क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। श्वसन जो होता है इसमें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। और साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एक उदाहरण है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। तो ये ध्यान देंगे, संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट, जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे ऊष्मा शोषी, इसी में लिखा हुआ है ऊष्मा शोषण, यानी कि ऊष्मा शोषी किसे कहते हैं? इसी में ऊष्मा ऊष्मा का ऊष्मा का अवशोषण ही ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, बोरा वस्त्र तकनीकी जिसे बैगनिंग टेक्निक कहते हैं तथा विपुंसन तकनीकी संबंधित है पुष्पी पादपों के कृत्रिम परागण से, फसलों को लंबे समय तक संरक्षित रखने से, पुष्पीय पादपों को कृत्रिम प्रकाश के द्वारा विषम जलवायु परिस्थितियों में उत्पन्न करने से, या पुष्पीय पादपों के कृत्रिम संकरीकरण से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुष्पीय पादपों के कृत्रिम संकरीकरण से, इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। पुष्पीय पादपों के कृत्रिम संकरीकरण हेतु बोरा वस्त्र टेक्निक जिसे बैगिंग टेक्निक तथा विपुंसन तकनीकी का उपयोग किया जाता है। कृत्रिम संकरीकरण फसल की उन्नति या प्रगतिशीलता कार्यक्रम के लिए एक प्रमुख उपागम है। इस प्रकार के संकरण प्रयोगों हेतु एक सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि केवल अपेक्षित परागों का उपयोग परागण के लिए किया जाए तथा वर्तिकाग्र को संदूषण अनापेक्षित परागों से बचाया जाए। तो प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले, आपको एनसीईआरटी की सभी प्रश्न इस चैनल पर मिलेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जीव प्राणी पुष्पीय पादप के परागण में सहायता नहीं करता है? तो ऑप्शन तितली, मधुमक्खी, चींटी या गौरैया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गौरैया पुष्पीय पादप के परागण में सहायता नहीं करता है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। देखिए, गौरैया पुष्पीय पादपों के लिए परागण कारक कर्मक के रूप में कार्य नहीं करती है और अधिकांश पुष्पीय पादप परागण के लिए प्राणियों को परागण कारक कर्मक के रूप में उपयोग करते हैं। मधुमक्खियां, भौरे, तितलियां, बर्र, चींटियां, शलभ या कीट पक्षी, शाकखोरा तथा गुंजन पक्षी तथा
चमगादड़ आदि सामान्य परागणीय अभिकर्मक हैं। प्राणियों में कीट पतंग विशेष रूप से मधुमक्खियां प्रधान जीवी परागण कर्मक हैं। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा आभासी फल है? आभासी फल के उदाहरण हैं। आभासी मतलब फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट मतलब अगर बोले तो इसका मतलब असत्य फल। असत्य फल की बात की जा रही है इसमें, जिसे फॉल्स फ्रूट या आभासी फल या असत्य फल भी कहा जाता है। तो असत्य फल के उदाहरण कौन से हैं? तो इसमें ऑप्शन देखते हैं, केला, सेब, स्ट्रॉबेरी, केवल एक, केवल दो और तीन, केवल तीन, और नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल दो और तीन। केवल दो और तीन में कौन कौन ऑप्शन है? तो इसमें सेब और स्ट्रॉबेरी, सेब और स्ट्रॉबेरी ये दोनों क्या हैं? तो ये दोनों असत्य फल कहे जाते हैं। असत्य फल या इसे आभासी फल भी कहा जाता है। आभासी फल सेब और स्ट्रॉबेरी। तो यहाँ पे देखते हैं असत्य फल कौन होते हैं। जिन फलों की रचना में पुष्पासन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, पुष्पासन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, उन्हें आभासी या मिथ्या फल कहते हैं। जैसे सेब, स्ट्रॉबेरी जिसे रसभरी कहा जाता है, काजू आदि। इनमें पुष्पासन की जो भूमिका होती है वो महत्वपूर्ण होती है। केला, केला अनिषेक जनित फल पार्थेनोट्रोपिक फ्रूट का उदाहरण है। केला, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेंगे। जो केला है अनिषेक जनित फल है ये। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे फल जो अंडाशय में विकसित होते हैं, जो अंडाशय में विकसित होते हैं उन्हें वास्तविक फल कहते हैं। वे फल जो बिना निषेचन के विकसित होते हैं उन्हें अनिषेक जनित फल कहते हैं। अनिषेक जनित फल बीज रहित होते हैं। तो ये सही है, जैसे केला हुआ तो केला बीज रहित फल होता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें ऑप्शन देखते हैं, केवल एक, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, उपरोक्त सभी। तो इसमें उपरोक्त तीनों कथन सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। अधिकतर फल केवल अंडाशय से विकसित होते हैं और उन्हें यथार्थ या वास्तविक फल कहते हैं। जो अंडाशय से विकसित होते हैं उन्हें वास्तविक फल या रियल फल या सत्य फल कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर टमाटर, अंगूर आदि ये सब क्या है? सत्य फल है। ये अंडाशय से विकसित होते हैं। फलों की कुछ ऐसी प्रजातियां भी हैं जिनमें बिना निषेचन के फल विकसित होते हैं। ऐसे फलों को अनिषेक जनित फल कहते हैं। केला इसका एक उदाहरण है। इस प्रकार के फल बीज रहित होते हैं। प्रश्न नंबर 7, धरती पर पाए जाने वाली घास बिना निषेचन के ही बीज पैदा कर लेती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? असंग जनन, बहुभ्रूणता, प्रसूप्ति, अनिषेक जनन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असंग जनन, एपोमिक्सेज। तो इसका आंसर राइट असंग जनन हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। यद्यपि सामान्य तौर पर बीज निषेचन के परिणाम है, कुछ एक पुष्पी पादपों जैसे कि एस्ट्रोसिया तथा घासों ने बिना निषेचन के ही बीज पैदा करने की प्रक्रिया विकसित कर ली है, जिसे असंग जनन एपोमिक्सेज कहते हैं। प्रश्न नंबर 8, नर जर्म कोशिकाएं शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, समसूत्री विभाजन के द्वारा, अर्धसूत्री एवं समसूत्री दोनों के द्वारा, असूत्री विभाजन के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। तो प्रत्येक वृषण पालिका के अंदर 1 से लेकर 3 अतिकुंडलित शुक्रजनक नलिकाएं सेमिनिफेरस ट्यूबेल्स होती हैं, जिनमें शुक्राणु पैदा होते हैं। प्रत्येक शुक्राणुजनक नलिका का भीतरी भाग 2 प्रकार की कोशिकाओं से स्तरित होती है, जिन्हें नर जर्म कोशिकाएं, शुक्राणुजनन और सर्टोली कोशिकाएं कहते हैं। नर जर्म कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन या अर्धसूत्रण के फलस्वरूप शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं, जबकि सर्टोली कोशिकाएं जर्म कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती हैं। निम्नलिखित में से मानव शरीर के किस अंग में निषेचन फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है? तो गर्भाशय में, अंडवाहिनी ओविडक्ट में, अंडाशय ओवरी में, गर्भाशय ग्रीवा सर्विक्स में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडवाहिनी में। अंडवाहिनी में इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए यहाँ पे इसकी व्याख्या देखते हैं। निषेचन स्त्री जनन तंत्र के अंतर्गत अंडवाहिनी में संपन्न होती है। यहाँ नर युग्मक यानी कि शुक्राणु मादा युग्मक यानी कि अंडाणु में निषेचन क्रिया के द्वारा
युग्मनज का निर्माण यानी कि जाइगोट का निर्माण करते हैं। प्रश्न नंबर 10, पुरुषों में किशोरावस्था यानी कि यौनारंभ के समय शुक्राणु जनन की प्रक्रिया किस हार्मोन के स्रावण के कारण आरंभ होती है? स्टेरॉयड हार्मोन, कार्टिसोल हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, गैनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ऑप्शन नंबर इसका क्या सही होगा? तो डी, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन इसका राइट आंसर होगा। तो पुरुषों में शुक्र जनन प्रक्रिया किशोरावस्था यौनारंभ से होने लगती है, क्योंकि इस दौरान गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के स्रावण में काफी वृद्धि हो जाती है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।